स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पंच केदार गद्दी स्थल उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हुई। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की। निर्धारित तिथि के मुताबिक 27 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भैरव पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बाबा केदार की डोली केदार धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा केदार की डोली 28 अप्रैल को गुप्तकाशी, 29 अप्रैल को फाटा, 30 अप्रैल को गौरी कुंड पहुंचेगी। इसके बाद 1 मई को बाबा की डोली केदारनाथ पहुंचेगी। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और अब इसके अगले करीब 6 महीने तक चारधाम यात्रा चलेगी। भगवान के इस महापर्व के दिन तिथि घोषित हो गई है। 2 मई को भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री मंगल कपाट खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री मधमेश्वर जी और श्री मधमेश्वर ओंकारेश्वर जी का जो दिव्य मंगल स्वरूप है उनका महाभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय होने के साथ अब चारधाम यात्रा के सभी धामों के कपाट खोलने की तारीख अब इसके सामने आ गई है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर घोषित हुई। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट जहां 2 मई को खोल दिए जाएंगे, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। बता दें, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख पहले ही घोषित कर दी गई थी। इसके मुताबिक गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर खुलेंगे और हर साल शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थलों में होती है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में, तो बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है, जबकि मां यमुना की पूजा खरसाली में और मां गंगा की पूजा शीतकालीन स्थल मुखबा में होती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस साल की चारधाम यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं और इस बार की यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। के कपाट खुल जाएंगे और भक्तों के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष जो यात्राओं के अनुभव हैं, यात्राओं में जो व्यवस्थाएं रही हैं, उन सभी व्यवस्थाओं की हमने पहले ही समीक्षा कर ली है और लगातार हम इस बार यात्रा की तैयारियों के लिए पहले से ही लगे हुए हैं। हमारे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, जिला स्तर पर और सभी विभाग मिलकर यात्रा का अच्छा संयोजन करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ रही है, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित की जाएंगी। जहां भी जो काम अभी होने हैं उन सभी पर तेज गति से उनको करवाया जाएगा और बाबा की कृपा से यात्रा ऐतिहासिक होगी, सफल होगी, अच्छी होगी और सभी भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आएंगे। बाबा उन सब पर कृपा करेंगे। और महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिव साधना की। खटी मां के वनखंडी शिव मंदिर में मुख्यमंत्री धामी ने भोलेनाथ की पूजा की। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी भी मौजूद थीं और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि पर जिला मुख्यालय पर शिवजी की बारात के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों पर स्थानीय संस्कृति और शिव के प्रति आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। शिवनगरी भोले के जयकारों से गूंज उठी। शिव बारात के दौरान पारंपरिक परिधानों में भोटिया समुदाय की महिलाएं नजर आईं। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर रासों एवं तांदी नृत्य किया गया। शिव की बारात में पूरा नगर क्षेत्र उमड़ पड़ा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ मैदान के बयान को लेकर घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को टपकेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान भोले से आशीर्वाद लिया।
इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड के वातावरण में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा सबके कल्याण के लिए भगवान भोले भी जहर पी गए थे। उन्होंने कहा भगवान भोले के रूप में कोई तो अवतरित होगा ही जो इस जहर को पिएगा और वातावरण को ठीक करेगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं सबसे अपील कर रहा हूं, आइए हम उत्तराखंड के विकास में आगे बढ़ें, हम उत्तराखंड के लिए आगे बढ़ें, हम वातावरण दूषित और जहर फैलाने का प्रयास न करें। ये उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, ये उत्तराखंड बहुत शहादत के बाद बना है, ये उत्तराखंड सभी का है और इसमें इस प्रकार का वातावरण कृपया मत बनाइए, ये मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। महेंद्र भट्ट ने परिवार के साथ महाकुंभ प्रयागराज में पवित्र स्नान किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी पत्नी के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, परिवार के साथ वो पहुंचे थे और गणेश जोशी ने भी पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में आज आखिरी स्नान है महाकुंभ का और संगम में पहुंचे थे गणेश जोशी भी, उन्होंने भी पवित्र स्नान किया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में ये पवित्र स्नान। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद डोभाल के साथ ही अंकित रमोला को भी गिरफ्तार किया गया है। यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल के भाई विनोद डोभाल समेत एक अन्य आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए विधायक के भाई विनोद डोभाल हाल ही में बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। गिरफ्तार हुए बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष समेत दूसरे आरोपी को 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में टिहरी जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस ने बीजेपी नेता प्रवीण रावत की शिकायत पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और अन्य आरोपी अंकित रमोला को गिरफ्तार किया। प्रवीण रावत की एफआईआर के अनुसार मंगलवार रात उन्हें यमुना नदी में खनन को लेकर पुलिस को सूचना दी थी। कुछ देर बाद अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची। आरोपी की पुलिस की मौजूदगी में काली गाड़ी में सवार विधायक के भाई विनोद डोभाल ने बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी को जानलेवा टक्कर मारी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 24 सालों में जंगली जानवरों के हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं तो 5000 से ज्यादा घायल हुए। जंगली जानवरों के आतंक का ये सिलसिला अंतहीन होता देख अब सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि इस पर ठोस नीति बनाई जाएगी। देखिए, जीव संघर्ष जो जिस प्रकार से चलता है, तमाम प्रकार की जो हम विकास के काम करना चाहते हैं, संकल्प प्रस्तुत किया है। पूरी विधानसभा में इसकी चर्चा हुई है और इसको हम विधानसभा में चर्चा होने के बाद भारत सरकार में भी बात करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में इस चुनौती से भी हमको, इसमें भी जो है हमको कहीं न कहीं सहायता मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कोटद्वार के दुगड्डा में आयोजित एक कार्यक्रम में ये ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए वन कानूनों में ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों के मामले में भी समीक्षा कर कानून बनाई जाएगी। असल में पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां जंगली जानवरों का आतंक ना हो। हालत ये है कि कई इलाकों में गुलदार के हमलों के कारण स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। बीते साल रिखड़ीखाल क्षेत्र में बाघ के हमले में 2 लोगों के मारे जाने के बाद विधायक दिलीप रावत ने मामले को विधानसभा में उठाया तो उन्हें पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक के विधायकों का जोरदार समर्थन भी मिला। मेरे द्वारा सदन में उठाया गया कि वन अधिनियम में संशोधन होना चाहिए और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में उसका संशोधन होना चाहिए। तो इसी बात को गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया, पूरी सरकार ने संज्ञान लिया और आश्वस्त किया है कि वो संशोधन के लिए जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। वन विभाग सुबोध उनियाल का कहना है कि मानव वन्य जीव संघर्ष हमेशा से रहा है, लेकिन अब शहरीकरण के कारण मामले बढ़े हैं। बाघ, गुलदार, सुअर के साथ बंदरों ने पहाड़ों पर जीना मुहाल कर दिया है। अब हालांकि मंत्री इसे रोकने की कोशिश करने की बात कह रहे हैं। जिस तरह किस फसलों के भी नुकसान पहुंचा रहे थे तो बंदरों के बंध्याकरण पे भी हमने काम किया और मुझे अभी तक जो 1,15,000 के आसपास पिछले 10 सालों में जो बंध्याकरण हुआ उसमें 71,000 बंध्याकरण केवल 3 साल का।
उत्तराखंड ने अगर राज्य स्तर पर वन कानूनों में संशोधन किया तो असम के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन जाएगा और ये अब बेहद जरूरी भी हो गया है, क्योंकि वन कानूनों के चलते जहां कई बार विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, तो जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और रुड़की की सिविल कोतवाली पुलिस ने कांवड़ियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में आईआईटी प्रोफेसर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मंगलवार की रात को आईआईटी गेट के पास कांवड़ियों और 2 लोगों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर हंगामा हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, साथ ही कांवड़ियों को अपने गंतव्य के लिए भेजा गया। पुलिस ने प्रोफेसर सहित 2 के खिलाफ धारा 170 के तहत कार्रवाई की है। और किसी लोकलाइट के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ था और गलती लोकल पर्सन की है, तो लामाज बात मान के चले गए, लेकिन कुछ इश्यू हुआ था तो थाने में उसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो आईआईटीज़ का कोई हाँ, कोई आईआईटी में वर्किंग पर्सन है, आईआईटी रुड़की के कोई वर्किंग स्टाफ है, उन्हीं के खिलाफ वो कंप्लेन है। हरिद्वार में पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने पूर्व मकान मालिक के बेटे से पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3.5 लाख रुपए ठगे थे। आरोपी ने विभाग का फर्जी लेटर पैड बनवाकर नियुक्ति पत्र भी पीड़ित को दिया था। पीड़ित की शिकायत पर कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम की राह पर अब कांग्रेस भी चलने जा रही है। इसमें कांग्रेस की सीनियर लीडर्स कार्यकर्ताओं को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे जिससे कार्यकर्ताओं का पार्टी से एक तो मोह भंग ना हो और दूसरा मुद्दे को बनाने में पार्टी लाइन में रहकर काम करे। इलेक्शन हो या सम्मेलन, बीजेपी का फंडा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज रखने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती रहती है, जिसका ही नतीजा है कि पार्टी कार्यकर्ता सोशल मीडिया से लेकर पार्टी मोर्चे पर एक्टिव रहता है। ऐसे में अब कांग्रेस को भी लगता है कि कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कैंप जरूरी है और इसी कड़ी में कांग्रेस जिले से लेकर मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। इसमें पार्टी की मजबूती पर काम करने के साथ साथ अलग अलग सुर में होने वाले आंदोलनों को करने की रीत नीति समझाई जाएगी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हमेशा मकसद यही होता है कि जिस तरीके से पार्टी का जो कैडर है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, और क्योंकि हम विपक्ष में हैं और मेन विपक्ष में उत्तराखंड में हम हैं, तो हमें किस तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुंचानी है। माननीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि इस तरीके का जो ट्रेनिंग कैंप है वो ऑर्गेनाइज कराएंगे। अब मार्च में होने वाले कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। कांग्रेस अनुशासन में रहने की आदि नहीं है और यही कारण है कि ऐसा एक माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया है कि जो अनुशासित पार्टी सब लोग उसी दिशा की ओर आ रहे हैं और कांग्रेस के अधिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के अंदर आएंगे। कांग्रेस ये तो समझ गई है कि उसे ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है, इसलिए उसे अपने कार्यकर्ताओं को 2027 से पहले नए सिरे से तैयार करना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आज देश में किसी भी काम के लिए आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है और अब तो आपको नैनीताल में वोटिंग करनी है तो इसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सरोवर नगरी की इस झील में जाने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी। नैनीताल पालिका ने अब नैनी झील में बोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी कर दिया है। नाव में जाने से पहले आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर कोई ऐसा पहचान पत्र जो सरकारी हो वो देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं बल्कि एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वो पालिका द्वारा नाव संचालन के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये अनिवार्य होगा। पिछले कई दिनों से हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कई सारे पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के या फिर कुछ तैरने की घटनाएं भी आई हैं, क्योंकि इसमें तैरना तो अलाउ नहीं है।
तो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस बार से हम सबकी एक आईडी भी रखेंगे और उसके अलावा हम एक अंडरटेकिंग भी लेंगे सबसे कि वो किस प्रकार की गतिविधियाँ उसमें वर्जित हैं तो उसको नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी आईडी के आधार पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी नियमानुसार। दरअसल नैनीताल की इस झील में 220 के करीब नाव है और बोटिंग के लिए नियम तो बने हैं, लेकिन उनका पालन कम ही होता रहा है। कई बार पर्यटक पैडल बोट में सफर के दौरान झील में नहाने लग जाते हैं, तो कई बार अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पर्यटक की पहचान नहीं होने के चलते पालिका प्रशासन नाव चालकों पर जुर्माना लगा देता है, लेकिन अब आईडी देने से झील में कुछ भी करना आसान नहीं रहेगा। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो भी ये कार्रवाई हो रही है अच्छी है, ये हमारे लिए भी अच्छी है। स्टैंडबाजी करना अपने जान को जोखिम में डालना है और कहीं पे ऐसी घटना हो जाती है तो पूरा हमारा नैनीताल सिटी बदनाम होगा। हमारा लेक में ऐसा कोई घटना घटती है तो बड़ी इसकी जो है दूर दूर तक इसकी आवाज़ें जाती है कि यार नैनीताल लेक में ऐसी चीज़ हुई है करके। बहरहाल अगर आप नैनीताल में नाव का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं तो आई कार्ड भी साथ लेकर आए। अगर आईडी नहीं दी और शपथ पत्र नहीं दिया तो आप नाव में नहीं बैठ सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और हरिद्वार में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी चाइनीज मांझे का कहर रुक नहीं रहा और अब तो बेजुबान भी चाइनीज मांझे के शिकार हो रहे हैं। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली के जादूगर रोड पर एक चील फंसे होने की खबर मिली। इसके बाद वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। चाइनीज मांझे में चील फंसी हुई थी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद चील को निकाला गया। वन विभाग की टीम चील को इलाज के लिए लेकर गई है। आपके माध्यम से सूचना मिली थी कि एक बेजुबान प्राणी बहुत ऊंचा ऊपर फंसा हुआ, तो हम लोगों ने अपना गाड़ी लेकर आए और लैडर लगाया और रस्सी के सारे ऊपर चढ़े। फिर इस बेजुबान प्राणी को बचाने के लिए जितनी हमने कोशिश करी फिर उसको सकुशल निकाला नीचे। और कॉर्बेट के ढिकाला जोन में वनराज इन दिनों अपने कुनबे के साथ अक्सर दिखाई दे रखे हैं और बाघों के दीदार कर पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। ढिकाला में 3 बाघिनें अपने शावकों के साथ घूम रही हैं, जिससे रामगंगा नदी पार वाली बाघिन यहाँ पार वाली के नाम से जानी जाती है, जबकि एक बाघिन पेड़ वाली के नाम से जानी जाती है। हालांकि इन दोनों बाघिनें के 3-3 शावक हैं, लेकिन वे इस समय कम ही नजर आ रहे हैं। तीसरी बाघिन तितली कभी कभार ही अपने बच्चों के साथ नजर आती है। मतलब इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी साइटिंग हुई है। आज सुबह देखिए हमने पहले पार वाली के बच्चे छोटी पारों के, और अभी शाम को मेल देखा। कुछ माह से ढिकाला में टाइगर की साइटिंग जो है वो बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर 2 फीमेल हैं, उनके अपने 3-3 कप्स हैं, कुछ और फीमेल और कुछ मेल्स हैं जो कि उस एरिया को अपना जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ है वो है, तो उनकी रेगुलर साइटिंग उस पूरे क्षेत्र में हो रही है। दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। 6 दिन तक बंद रहने के बाद फ्लाईबिग एयरलाइन की हवाई सेवा बहाल हो गई है। फ्लाईबिग के प्लेन ने पिथौरागढ़ से देहरादून के साथ पंतनगर के लिए भी उड़ान भरी। विकासनगर से कालसी में एसटीएफ ने 2 वन तस्करों को भालू के पित्ते के साथ गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से अवैध असलहे और कारतूस बरामद हो गए हैं। हरिद्वार में देर रात पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस को 50,000 का नामी साबिर, उसको गोली मार के पकड़ लिया है। रुड़की में एक नशा तस्कर को चरस के साथ पकड़ा गया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अल्मोड़ा वन प्रभाग में एक गुलदार मृत पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि 10 दिनों से चरीधार में गुलदार का शव पड़ा है। बागेश्वर के कपकोट में जंगलों के आग से बचाने के लिए वनाग्नि सुरक्षा समिति के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही एक रैली भी निकाली गई। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खाई में गिरी एक गाय को रेस्क्यू किया गया। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी गाय को निकाला। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में गंगा जल चढ़ाया गया। इस जल को बीते साल गंगोत्री धाम कपाट खुलने के दौरान भरा गया था। हल्द्वानी में शिवरात्रि पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से प्राचीन शिव मंदिर, शीतला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर समेत शिवालयों में लोगों ने पूजा अर्चना की।
शिवरात्रि पर नैनीताल के मंदिरों में भीड़ रही। यहाँ के गुफा महादेव, भीमेश्वर महादेव, मुकेश्वर महादेव के साथ नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया। आज रात से मौसम में काफ़ी बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के कई अन्य इलाकों में आंधी की भी चेतावनी है। 27 और 28 फरवरी को ज़्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदला है। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ताज़ा तस्वीरें आपको यमुनोत्री धाम क्षेत्र की दिखा रहे हैं। यहां बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। आपने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने स्टेडियम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अब देवभूमि उत्तराखंड के प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक बिल्डिंग बनने जा रही है। आखिर क्या खास होगा इस बिल्डिंग में, देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में इस पुरानी तहसील वाली जगह पर आने वाले दिनों में 7 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। इस एक बिल्डिंग के नीचे हल्द्वानी के सिटी बस अड्डे से लेकर बड़ी पार्किंग, एसडीएम ऑफिस, तहसील, लाइब्रेरी तक सब कुछ होगा और इसे बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के बजट से। उसी में एक नमो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बन रही है, तो उसका नाम भी हमने नमो बिल्डिंग रखा है। नमो बिल्डिंग में ये 7 मंजिला इमारत बनने जा रही है। उसके टेंडर भी ओपन हो गए, अगले मार्च तक उसके टेंडर भी हो जाएंगे। इसमें सभी हमारे एसडीएम कोर्ट हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, तहसील हो, ये सारे ऑफिस उसमें चले जाएंगे। इसी प्रकार रोडवेज का बस अड्डा हो और लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग हो, ये सब उसमें बनने वाले हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी के विकास के लिए 2200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिससे हल्द्वानी में सीवर से लेकर सड़क तक का काम जारी है और इसी पैकेज से हल्द्वानी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री मोदी के नाम से होगा। इसे धामी सरकार तय कर चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। खटीमा के गौरी मंदिर में कार्यक्रम था। सीएम धामी के साथ पत्नी गीता धामी भी थी। सीएम ने नव दंपति जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से विवाह के परिणय सूत्र में बदले जा रहे सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे बेटे बेटियों को, भांजे भांजियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान शिव और माता पार्वती से आप सबके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।